हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं एसिड बेस और लवण का। हमने पहले लेक्चर में अपना एसिड पढ़ लिया था और अब दूसरे लेक्चर में हम पढ़ते हैं क्षारक यानी बेस। तो हमने एसिड में क्या पढ़ा था कि एसिड थोड़ा रिपीट कर उसे रिवाइज कर लेते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड खट्टा होता है, लिटमस के नीले पेपर को लाल कर देता है। और क्या पढ़ा था हमने कि वो जलीय विलयन में H आयन देता है और pH उसका 7 से कम होता है। और अब हम इसमें क्षार पढ़ लेते हैं कि क्षार क्या होता है। तो क्षार में हम पढ़ेंगे कि क्षार हमारा बेस यानी बेस क्या होता है। तो क्षार हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन अम्ल हमारे क्या थे, खट्टे थे। तो क्षारक जो होते हैं हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं। उनका लिटमस, जो लाल लिटमस होता है, वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अगर हम कोई लिटमस पेपर को लेंगे और उसे अगर हम साबुन पर रखेंगे, क्योंकि साबुन में NaOH यानी क्षार पाया जाता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और ये जलीय विलयन में क्या देंगे, अम्ल क्या दे देते हैं जलीय विलयन में हमें, अम्ल हमें जलीय विलयन में H आयन दे देते हैं, H आयन। और ये क्या देंगे हमें जलीय विलयन में OH आयन, इनमें जलीय विलयन में OH आयन देंगे। और ये अम्ल को देते हैं और ये हमें क्षारक में मिलते हैं। तो जलीय विलयन में OH आयन देंगे। और क्षारक का pH मान, एक pH स्केल होती है जिससे हम क्षारक के यानी कितनी उसमें हाइड्रोजन पावर होती है। तो 7 से ऊपर के मान यानी 8 और 14 तक क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। उसे भी हम पढ़ेंगे आगे, स्केल को, जो pH स्केल होती है उसे भी हम पढ़ेंगे। उसके उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे NaOH, KOH और NH4OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है वो हमारी साबुन में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या में पाया जाता है, साबुन में पाया जाता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या दे रहा है हमें, OH आयन दे रहा है, OH आयन। तो हमें OH आयन दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, हमारा क्षार कहलाएगा। और एक चीज और है कि क्षारक और जो क्षार होता है हमारा, वो क्षारक से अलग होता है। क्षार का होता है जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी जो बेस जो होते हैं जल में घुल जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि सभी यानी ऑल क्षार हमारे क्या कहला सकते हैं, क्षारक। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाएंगे। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये एक सिंपल सी बात है और आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ हमने ये पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, यानी रासायनिक गुण इसके, कि जल के साथ क्रिया कैसे करेगा या धातु के साथ क्रिया कैसे करेगा। उसके बाद हम इसके गुण पढ़ेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो हमने क्या बोला कि आगे पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे। अगर हम क्षार की, पहले हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल की धातु के साथ क्रिया करने पर क्या बना था हमारा, लवण। यहाँ पर भी अम्ल और वहां पर अम्ल की धातु के साथ, और यहाँ क्षार की धातु के साथ क्रिया करने पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी लवण ही बनेगा। तो जैसे धातु मान लेते हैं हम जिंक और काय के साथ क्रिया कराते हैं हम उसकी क्षार के, तो क्षार हमने NaOH ले लिया। तो क्या बनेगा हमारा, अगर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, जिंक सोडियम जिंक ऑक्साइड, और क्या निकलेगा हमारा, हाइड्रोजन। तो क्या
धातु की क्षार के साथ क्रिया करने पर। तो धातु की क्षार के साथ, ये हमारा क्षार है, क्षारक बेस, और ये धातु। तो धातु की क्षार के साथ क्रिया करने पर हमारा बनता है लवण यानी सॉल्ट, और हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलने का मैंने पहले ही बताया था आपको कि हाइड्रोजन गैस, अगर हम इसमें कोई भी अपना एक विलयन ले और उसमें धातु यानी विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसमें हम जिंक डालते हैं क्या में NH4OH या सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी किसी भी क्षार, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं, किसी भी क्षार में अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर एक कोर्क लगा होता है और उसमें एक पाइप होता है जिसे हम साबुन के पानी में, ये होगा हमारा साबुन का पानी और अगर गैस निकलेगी तो हमारी बुलबुलों के साथ जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको एक मोमबत्ती के संपर्क में लाएंगे तो वहां पर पटाखे जैसी आवाज आएगी, पप जैसी आवाज आएगी, तो उसे हम कहेंगे अपनी हाइड्रोजन गैस, यानी वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक चीज थी, उस हमने अम्ल में पढ़ा था कि अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर सकता है, लेकिन हमारा जो क्षार होता है, क्षारक, वो धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता। क्षारक जो होगा हमारा नहीं करता है, जो क्षारक होता है वो हमारा धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता। ये बात समझ में, लेकिन अम्ल हमारा जो एसिड होता है वो तब इसके साथ धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। अब अगली चीज है हमारी जो अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया करेगा सेम। अगर हमारा, हमने क्या पढ़ा था पिछली बार कि क्षार अम्ल के साथ क्रिया करता है, लवण बनाता है, और इसमें भी क्या करेगा, अगर अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो भी लवण ही बनाएगा। या तो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करे या क्षार अम्ल के साथ क्रिया करे, बनना लवण ही है। अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HCl NaOH, तो ये क्या हमारे पास एसिड अम्ल, और दूसरी क्या हमारे पास क्षारक यानी बेस। तो ये क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे लवण, यानी ये चल नहीं रहा है ब्लू तो हम रेड ब्लैक से करेंगे, तो क्या बनाएंगे NaCl, तो ये बन गया हमारा लवण यानी नमक, लवण। NaCl जो होता है वो हमारा नमक होता है, तो लवण यानी साल्ट बनाया। या तो अम्ल एसिड, या तो अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करिए, क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करे, बनना क्या हमारे पास लवण बनना है। और दूसरी क्या चीज देंगे, हमें जल देंगे, हाइड्रो H2O। तो एक चीज एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था तुम्हारा, तो क्या डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और ये उदासीन हो जाते हैं। उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं जब आपस में दोनों क्रिया यानी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उनके दोनों के जो प्रभाव में समाप्त हो जाते हैं, आपस में क्रिया करने पर दोनों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, जो लवण बना लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर आपको समझ में, या दोबारा रिपीट करके देख लें वीडियो को। तो मैं एक उदासीनीकरण की डेफिनेशन बनाता हूं आपको। उदासीनीकरण
आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, लवण बनाते हैं, तो उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो आगे हम इसके, ये तो कुछ रासायनिक गुण थे। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके थोड़े और रासायनिक गुण। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो कमेंट्स भी करें जरूर। अगर समझ में आ रहा हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप दोनों का। और मैं आगे आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा इसमें कि अगर हम क्षारक को जलीय विलयन से क्रिया कर रहे हैं तो जलीय विलयन में क्षारक क्या करते हैं हमारे, तो जलीय विलयन होता है अगर हम जलीय विलयन में क्षारक को डालते हैं, जलीय विलयन में क्षारक को डालने पर हमें OH आयन मिलेगा। क्या आयन मिलेगा? OH आयन मिलता है। क्या मिलता है हमें जल में डालने पर? OH आयन। जैसे एग्जांपल, अगर Na, इससे ले लेते हैं एग्जांपल, ये क्या है हमारा क्षारक। अगर इसे हम जल में डालेंगे तो हमारे पास Na पॉजिटिव और OH आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? OH आयन। ये हमें क्या बताएगा कि ये क्षारक है। इसकी OH आयन का, अगर हमें जलीय विलयन में OH आयन मिलता है तो हमें क्या पता चलता है कि वो क्षारक है। एक चीज का और ध्यान रखते हैं हम, अगर हम जल में अम्लीय क्षार मिलाते हैं तो हमें सावधानी बरतनी जरूर चाहिए। अम्लीय क्षार को सावधानी बरतते हैं। ये हो गया एक बीकर। तो अगर हम इसमें अम्ल मिलाएंगे तो बूंद बूंद अम्ल डालेंगे, एक बूंद बूंद, तो अम्ल को मिलाते हैं या क्षार को मिलाते हैं, क्षारक को। अगर हम किसी भी वाटर में अम्लीय क्षार को मिलाएंगे तो हमें सावधानी का ध्यान रखना होगा। अगर हम एक साथ डालते हैं अम्ल को डायरेक्ट पानी में तो क्या होगा, उसमें बुलबुले उठेंगे और हमारे हाथ वगैरह पर स्किन को खराब कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाटर, जैसे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है तो इसमें हम जो अम्ल मिलाएंगे उसे बूंद बूंद करके मिलाएंगे और इसे हिलाते रहेंगे उसे बूंद बूंद करके, या क्षार मिलाएं या अम्ल मिलाएं, जो भी मिलाएंगे हम उसे बूंद बूंद करके धीरे धीरे मिलाएंगे। डायरेक्ट हम मिलाने के नहीं होगा। क्या होगा, डायरेक्ट मिलाने से उसमें एकदम रिएक्शन होगी, वो बाहर आ सकती है और आपके स्किन वगैरह को जला सकती है। तो अम्ल की जल में अम्लीय क्षार को धीरे धीरे मिलाएंगे। क्षार या अम्ल को धीरे धीरे मिलाएंगे, धीरे धीरे डालते हैं। ये हो गया उसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्लैक सी लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, ये क्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, इसीलिए हमें कांच के बर्तन या टेस्ट ट्यूब जो भी हो आपके पास को लगातार हिलाना चाहिए। तो ठीक है, अगर हम जल में अम्लीय क्षार मिलाते हैं क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अम्लीय क्षार को धीरे धीरे डालते हैं और इसके लिए ऊष्मा क्षेपी होती है, इसलिए हमें बर्तन को लगातार हिलाते रहना चाहिए। तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। दूसरा हम इसमें एक चीज पढ़ेंगे, अम्ल और क्षारकों की प्रबलता।
वो हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारे उससे हमें अम्ल और क्षार की प्रबलता हमें, यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल क्या है या स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, या हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है। तो इसके लिए हम एक पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने लवण भी पढ़ेंगे और पीएच स्केल भी पढ़ेंगे। पहले हम पीएच स्केल पढ़ेंगे, उसके बाद हम साल्ट पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज और है, इसके उपयोग और गुण देख लेते हैं। बेस के प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या होते हैं। तो इसमें हमने रासायनिक कुछ गुण पढ़ लिए थे, और इसमें कुछ गुण ये हैं, प्रॉपर्टीज जो है कुछ, जैसे क्षारकों के जलीय विलयन हो या पिघले हुए क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है। दूसरा क्या है, तेल और वसाओं में से साबुन या ग्लिसरीन बनाने में। तीसरा, क्षारक क्या करते हैं, फिनोल्फ्थीलीन को गुलाबी कर देते हैं। और चौथा जो है, क्षारक में जलीय विलयन, जल मिलाने पर ये क्या करेंगे, सांद्रता इनकी कम हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन जो होगी इनकी कम होती चली जाएगी, जिसमें जितना इनमें क्षार मिलाएंगे। और इसमें कुछ गुण जो उपयोग है, ये उपयोग इनके अलग अलग हैं। जैसे कैल्शियम, मैंने एक लिया था एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों में चूना, तो चूने का सूत्र होता है, तो घरों में चूना पोतने में, जब हम पुताई करते हैं चूना लाते हैं उसमें, तो एक तो घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, जिसे हिंदी में हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं। अम्ल में जलन पर मरहम पट्टी करने में, जब ततैया काट लेता है तो क्या करते हैं हम, जब ततैया काट लेता है तो ततैया के डंक में क्या निकलता है, एक मिथोइक एसिड निकलता है जो क्या अम्ल है। तो उसे हम या तो उस पर साबुन रगड़ दें, या लोहा वगैरह जो होता है उसे रगड़ देने पर धातु को, या साबुन लगा देते हैं, तो उसके अम्लता को कम कर देता है वो। और प्लास्टर बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे हम किसी की पाँव टूट जाती है, जो उस पर जो प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो कैल्शियम कार्बन हाइड्रोक्साइड से मिलकर ही बनता है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है जिसका। और कुछ चीज मैं आपको आगे साल्ट पढ़ाऊंगा, और एक पढ़ाऊंगा सूचक पीएच वगैरह अगले लेक्चर में। तो थैंक यू। मेरे चैनल को अगर आपको समझ में आ रहा हो, और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर को शेयर करें, ताकि औरों तक भी पहुंचे मेरे लेक्चर। थैंक यू।